में अमेरिकी वज़ीर ने कहा है कि अगर ईरान ये मुआहदा उसकी मतलब शर्तें शराइत मान लेता है तो फिर तो ठीक है, वरना ईरान हमारे अगले हमले के लिए तैयार रहे। ईरान चाहता है सीज़ फायर हो कि ना हो। ईरान अपनी टर्म्स चाहता है, उसकी मानी जाए। पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है इस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरे कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी ईरान पहुंचे हुए हैं और उनकी भी कोशिश है कि अमन मुआहदा हो जाए। अब आपने मुझे पूछा शुरू में कि कौन कौन से मुल्क इसमें तबाही हो रही है। इंडिया में भी बहुत हो रही है, लेकिन इंडिया के अंदर सिलेंडर की प्राइस बढ़ गई है। ये टॉक्स अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है इधर तो 20 साल के बाद कोई यूएस प्रेसिडेंट आएगा। वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी जंग लगी रहे, बलूचिस्तान में भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम अटैक करें। मास्टर प्लान उनका ये है, लेकिन खैर उन्होंने लास्ट ईयर भी मास्टर प्लान ट्राई करके देख लिया था। जी और उनके 6 जहाज गिर गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम जो हमारा मौजू है उस पर बात करेंगे और उसके हवाले से जो मेहमान हैं मेरे बहुत ख़ास हैं मिर्ज़ा हमज़ा साहब, जो कि बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं और बिज़नेस रिकॉर्डर में भी अपना जो इनका आर्टिकल है वो छपता है माशाल्लाह। और हम सबसे पहले बात करेंगे अभी जो जंगी सूरत हाल चल रही है ईरान और अमेरिका की। क्या ये जो मुआहदा है, इनकी जो डील है हो पाएगी, जो अमन मुआहदा वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? पाकिस्तान भी इतनी कोशिशें कर रहा है और इसमें कौन कौन से ममालिक को जो ख़तरा लाए कि जिन ममालिक के अंदर तबाही फैली हुई है, और इस जंग का कौन कौन से ममालिक पर जो असरात हैं वो असरअंदाज होंगे और किस हद तक होंगे, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। साकिब आप बताएं। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमज़ा भाई, सबसे पहले तो अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर थोड़ी सी ज़रा नज़र डालें कि आप किस एंगल से इसको देखते हैं और आगे हालात किस तरफ जाते दिखाई देते हैं, और क्योंकि तबाही आप किस लेवल तक देख सकते हैं अगर जंग रुकती है या नहीं रुकती? देखिए, पेंटागन का जो अपना एस्टिमेट था, सिर्फ अमेरिका की अगर तबाही देखी जाए तो उनकी जो कॉस्ट लगी है, जितने उन्होंने पैसे खर्च दिए हैं इस जंग में, तकरीबन 30 अरब US डॉलर है, जो वो अपने मुंह से मान रहे हैं। जी। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनका एक बड़ा मशहूर अखबार है, मेजर पब्लिकेशन, वो कहती है कि 1 बिलियन पर डे लगा है। तो उस हिसाब से 48 दिन आज हो गए हैं। बिल्कुल। तो 48 अरब तो ये लगा है सिर्फ मिलिट्री कॉस्ट। जी। तो उसकी आप देखें कि उसकी तबाही टोटल अमेरिका के लिए भी जो है वो और कई बिलियंस है। 100-200 अरब डॉलर जो है वो लग गए होंगे उनको, जो टोटल नुकसान पहुंचा है प्राइसेस से लेके, इन्फ्लेशन से लेके, जो महंगाई हुई है सिर्फ अमेरिका के अंदर। उसके अलावा जो खलीजी ममालिक हैं जो इन्वॉल्व थे इस जंग में बेसिस की वजह से, जी। उन पे बहुत ज़्यादा हुआ है। जो सिर्फ अभी अगर जितनी बंद है जंग, दोबारा नहीं शुरू होती, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल तक जो है उनकी एनर्जी की जो कैपेबिलिटी है प्रोवाइड करने की, मतलब उसमें कतर की LNG बंद हुई है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो बंद है। फिर बिजली के जो उनके सारे सप्लाईज हैं, उनकी तेल की सप्लाईज हैं, उसमें 2 साल उनको लगेगा इस लेवल पे आने के लिए। जिस तरह कोविड था उस तरह का जो लेवल है वो वापस आते वक्त प्री कोविड और पोस्ट कोविड, इसी तरह ही प्री ईरान वॉर और पोस्ट US ईरान वॉर वाला टाइमिंग होगा। बिल्कुल। तो अभी ये अगर सीज फायर रहता है तब तबाही बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आज भी जो अमेरिकी, ये रिसेंट अभी जो उनका आज बयान आया है जिसमें वो अमेरिकी वज़ीर ने कहा है कि हमारे पास तो अभी हम अगेन अगली जो तैयारी कर रहे हैं अपनी, और अगर ईरान ये मुआहदा उसकी मतलब शर्तें शराइत मान लेता है तो फिर तो ठीक है, वरना ईरान हमारे अगले हमले के लिए तैयार रहे। देखें वो भी तो क्या अमेरिका भी इतना मजबूत है, इस कंडीशन में है कि वो ईरान के साथ जंग लड़ सकता है, या सिर्फ अभी ये बातों तक जो है महदूद रह चुकी है चीज़ें? देखिए, अमेरिका के पास नो डाउट फायर पावर है, लेकिन अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो हॉर्मुज़ है अभी देखें कि वो ब्लॉकेड अमेरिका ने भी किया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। अब आप मैप अगर खोलें तो उसमें 2 गल्फ हैं, एक पर्शियन साइड है, पर्शियन गल्फ है, दूसरा गल्फ ऑफ ओमान है। बिल्कुल। ईरान ने पर्शियन साइड को ऑक्यूपाई किया हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। इन्होंने जो है वो ब्लॉकेड, कोई 15 नेवल वॉरशिप्स हैं US की, जो कि सीज फायर से, जब यहाँ से इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुई हैं 21 घंटे की, तो उस तब से वो जो उनकी 15 नेवल वॉरशिप्स हैं वो गल्फ ऑफ ओमान में बैठी हुई हैं कि कोई भी जो वेसल है, कोई भी त्यारा जो है वो ऑयल टैंकर ईरान से बाहर ना निकले ना अंदर आ सके, यानी कि ईरान कमा ना सके तेल से पैसे। तो वो ये चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन ईरान के पास भी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो अगर चाहे अभी, क्योंकि सीज फायर हुई हुई है बिल्कुल, जो कि ख़त्म हो रही है 21 अप्रैल को। ईरान चाहता है सीज़ फायर हो कि ना हो। ईरान अपनी टर्म्स चाहता है, उसकी मानी जाए। उसकी 3-4 टर्म्स हैं। एक तो आज पूरी हो गई है, लेबनान की सीज फायर थी, वो कल रात को
मतलब यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम वो इसराइल को और उनका सुन रहे हैं ये बात अभी कि वो वाशिंगटन डीसी में होंगे मुआहदे। बिल्कुल। तो अगर तो वो सक्सेसफुल होते हैं तो एक बात तो उनकी मानी गई। ठीक है। फिर उनकी दूसरी जो चीज़ है वो है जो उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, जो 400 किलोग्राम कह रहे हैं, अमेरिकी कह रहे हैं कि 400 किलोग्राम है जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ पड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हमें एज इट इज़ आप उठा कर दे दें, और ट्रम्प कह रहा है ये मान गए हैं, ये पूरे का पूरा मुझे दे देंगे। उनकी तरफ से अभी कोई कन्फर्मेशन, क्योंकि आज भी मैं अभी आने से पहले पॉडकास्ट पे पढ़ रहा था, जी, उन्होंने कन्फर्म नहीं किया कि हम दे देंगे। तो और फिर वो लोग ये भी जी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो तो ट्रम्प की देखिए बातें हैं कि वो न्यूट्रल लेता है, तो कोई उसकी बात की क्रेडिबिलिटी तब तक है। अब देखें इस पूरी जंग में जितनी ईरान ने बातें कही हैं वही मानी गई। इवन मार्केट तक, अमेरिकी मार्केट्स ने ट्रम्प की बातों पे वो गिरी रही थी। ठीक है। जब तक उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद, तो फिर वो मार्केट ऊपर गई है। जी। तो ईरानियों का इसमें क्या रिस्पॉन्स होता है ये बड़ा ज़रूरी है, क्या वो देना चाहते हैं और किस लेवल पे। वो कह रहा है 20 साल तक कोई यूरेनियम की बात ही नहीं करेंगे वो, एनरिचमेंट की। तो फिर 5 साल की भी बात चल रही थी कि नहीं, वो इस पे काम करना चाहिए, बैकवर्ड पे तो वो कर सकता है ईरान। देखिए उनके पास भी इंटेलिजेंस होती है। तो फिर ये है कि दोबारा जंग की तैयारी करेंगे। लेकिन अब आप देखें मजे की जो इसमें चीज़ है, एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जो ओबामा ने डील साइन की थी। बिल्कुल 2016 में की थी शायद, ये आया है 18 में। ट्रम्प ने वापस ले ली, वो ट्रम्प ने ख़त्म की। तब सिर्फ जो यूरेनियम की इनरिचमेंट थी वो ईरान की ऑन रिकॉर्ड है 3.5% थी, और शायद बैक एंड पे अगर काम कर भी रहे थे तो वो बॉम्ब लेवल नहीं था। अभी 60% पे आ गई है, क्योंकि आपने उस पर सैंक्शंस लगाए। बिल्कुल। आपने उसको कहा कि जी हमें तो न्यूक्लियर, हम नहीं तुम्हें रोकेंगे लेकिन सैंक्शन लगा के रखेंगे। तो उन्होंने फिर अपने रिटेलिएट किया, उन्होंने यूरेनियम इनरिच किया। अब ये पूरी जंग करके आपने 50-60 बिलियन डॉलर सिर्फ मिलिटरीली खर्च किए हैं, और वापस बात वहीं आ जाती है आज कि आप उनको यही कह रहे हैं कि जी हम आपको टोल बना लें, आपके फॉरेन एसेट्स को हम जो है वो अनफ्रीज कर देते हैं। जी। आप यूरेनियम के स्टॉक पाइल देते हैं, तो बात दोबारा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे आती है, इतनी तबाही करके। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है, और डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बड़ी नदामत का ये बनेगा। मतलब इतना कुछ करके एट द एंड जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कुछ भी है वो हासिल नहीं होगा। ना नेतन्याहू को वहीं पे खड़े हुए हैं, दोनों उधर ही खड़े हुए हैं। क्योंकि लेबनान में उसका प्लान था कि लटानी रिवर है जो उसने मार्क किया, अवाम को भी ये बताया, उनकी अवाम बड़ी अपसेट है। उसको कहा कि जी हम ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं ये अब लेबनान। पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है इस पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरे पे दौरे कर रहे हैं, हालांकि ख्वाहिश नहीं होगी उनकी भी, हम भी ज़ाहिर समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो दौरे कर रहे हैं ये। जी। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी ईरान पहुंचे हुए हैं, और उनकी भी कोशिश है कि यमन मुआहदा हो जाए। जी। लेकिन इसमें पाकिस्तान को क्यों इतनी मतलब कि वो पड़ी हुई है कि यार इस पे कोई ना कोई मसला हल हो जाए ये। और पाकिस्तान अगर नहीं ये जंग बंदी होती तो पाकिस्तान को किस लेवल तक जो है वो मसाइल का सामना हो सकता है? देखिए पाकिस्तान के लिए अभी बेस्ट इंटरेस्ट में है कि ये जंग जो है ना वो बंद हो जाए। पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बन जाएगी। जी। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने मुझे पूछा शुरू में कि कौन कौन से मुल्क हैं जिसमें तबाही हो रही है, इंडिया में भी बहुत हो रही है। वो किस तरह? इंडिया में देखें क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसकी वजह से जो LNG की जो आउटपुट है वो भी, मैंने कहा था कतर से वो इम्पोर्ट होता है, वो भी नहीं आ रहा। तो उसके से फर्टिलाइज़र की प्राइसेस वहाँ बढ़ गई हैं, यूरिया की प्राइस बहुत बढ़ गई है, अब ये गंदम की कटाई आ रही है। ठीक है। दोनों की हमारी इकॉनमी सेम है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग उस इंडिया की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया के अंदर सिलेंडर की प्राइस बढ़ गई है, उधर यूरिया की प्राइस बढ़ गई है। तो अभी ये गंदम की कटाई के अंदर गंदम महंगी हो सकती है उनके लिए। ऐसा ही है। तो वो भी उनकी 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो उसको फीड करना है, उसको गंदम की कटाई होएगी तो उनको आगे मिलेगा। फर्टिलाइज़र महंगा लगेगा, गंदम महंगी होगी आने वाले दिनों में, तो ये मोदी गवर्नमेंट को पता है। दूसरी चीज़ है वहाँ LPG सिलेंडर होता है जिसकी प्राइस 60 इंडियन रुपये बढ़ गई है। यहाँ भी होता है। हाँ, यहाँ पे उसकी इतनी मतलब प्राइस में उतना फ़र्क नहीं आया। वहाँ पर तो लोग जो आए हुए थे गाँव से वो वापस जा रहे हैं। आप उनके अखबार खोलें, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे अखबार हैं। जी। यहाँ पे एक्सेस कुछ का नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दूर दराज के गाँव से आए हुए थे, बॉम्बे, दिल्ली, वो वापस जा रहे हैं। तो इंडिया में और तीसरी चीज़ उनकी रेमिटेंसेज है। तकरीबन 90 लाख लोग सिर्फ खलीजी ममालिक के अंदर है वहाँ पर, और वो जो कंबाइंड उनका जो आउटपुट दे रहे हैं वो तकरीबन वो मेरे ख्याल में $50 बिलियन है। अगर इंडिया को हो रहा है तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश को भी हो रहा होगा, जाहिर सी बात, कोरिया को भी हो रहा होगा। लेकिन चीन इतना वो क्यों पुरसुकून है? उसके पास क्या वाफर मकदार में पेट्रोल पड़ा हुआ है या सारे मामला ओके चल रहे हैं उनके?
देखिए चीन का एक उनको कोई इंटेलिजेंस थी मुझे लगता है, या उनको कोई वो फोर्स ही कर रहे थे, क्योंकि एक तो एआई की वजह से भी ना बिजली की बनाने की एक काफ़ी नीड है, वो भी एआई में भी कम्पीट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया हुआ ऑयल का। उनके पास 1.5 साल का ऑयल पड़ा है, मिलियंस ऑफ बैरल्स उनके पास पड़े हुए हैं, तो उनको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। अमेरिका अपना तेल बनाता इधर यूरोपीय यूनियन जो कह रहा है कि हमारे पास 6 हफ्ते का सिर्फ पेट्रोल रह गया है, और लेकिन चाइना के पास 1 साल का। चाइना बहुत प्रिपेयर्ड था, और पाकिस्तान का 6 अप्रैल को आया था कि 26 दिन का हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। तो आप देखें कि तेल आपके पास नहीं है, आपकी रिमिटेंसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। उनका सिर्फ अमेरिका की एक्सपोर्ट का ये फिगर बनता है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन, हमारी रिमिटेंसेस जो हमें बाहर से लोग भेजते हैं, ज़्यादातर खलीजी ममालिक में बैठे हैं, हमारे भी बहुत सारे वर्कर बैठे हुए हैं, वो 38 बिलियन डॉलर 38 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं। तो आप सोचें कि वो अगर उनकी जॉब्स चली जाती है, क्योंकि 2,20,000 इंडियन को वापस भेज दिया गया है, 2,20,000 को खलीजी ममालिक से। तो अगर पाकिस्तानी भी वर्कर वापस आने लगते हैं आने वाले दिनों में, अगर ये जंग नहीं रुकती, तो पाकिस्तान की रिमिटेंसेस भी कम होती हैं, एक्सपोर्ट्स हॉर्मूज से जानी है वो भी कम होती हैं, और फिर हमारे जो लोन्स हैं आप देखें, यूएई ने आपसे वापस मांग लिया 3.5 अरब डॉलर का लोन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पाकिस्तान कुछ मतलब इंडिया वाले भी बहुत शोर डाल रहे हैं वापस नहीं, पाकिस्तान वापस कर रहा है, और उसको करना है अप्रैल के अंदर ही करना है। इसीलिए आप देखें कि एक खबर आई थी कि सऊदी ने रिलैक्स किया, सऊदी ने 2 बिलियन दे दिए आ गए हैं, बिल्कुल, और कतर ने भी कहा हम देंगे, तो टोटल 5 बिलियन की अमाउंट है। ठीक हो गया। IMF का लोन अभी आ रहा है, वो तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर है, और फिर हमने एक और लोन वापस किया है, यूरो बॉन्ड, वो भी वापस कर दिया है। तो हमारे रिजर्व्स तकरीबन कोई 15-16 बिलियन डॉलर हैं स्टेट बैंक के। ज़रा सी ये जंग ऊपर नीचे जाती है, तेल की प्राइसेस आप देख लें कि अभी सब्सिडी की वजह से इतनी है 129 बिलियन रुपीज़ की है सब्सिडी। यहाँ पे एक आवाम के जहन में ना ये भी वो फैक्ट जो है सामने सुनने में आता है, वो कहते हैं कि 2018 में अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उसमें तब फी बैरल जो डॉलर की कीमत थी वो थी 120 के राउंड वन थी, और अभी 112 या 114 रुपये है। लेकिन पेट्रोल की प्राइस तब कोई 150-150 रुपये तक थी, और अब देखा जाए 378 यहाँ पे घूम रही है, ऊपर से फिर भी नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी 378 घूम रही है। देखिए उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो ये कि डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर गई है, ठीक है, तब डॉलर तकरीबन होगा 130-140 का होगा, इन्हीं में ही फिर रहा था, और 280 राउंड बाउंड है, 280 है, ऊपर भी जा सकता है। अब 280 के ऊपर आप देखें कि टैक्स कलेक्शन क्या रही है आपकी, आपका 612 अरब रुपए की टैक्सेस अभी तक नहीं पूरी कर सका FPR, जिसकी वजह से प्रेशर क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा क्या है, जो तेल डलवा रहा है उसकी उसी से लेते जाओ, उसने डलवाना। तो तकरीबन अभी 80 से 100 रुपए की लेवी जो है ना फ्लक्चुएट करी इतनी है पर लीटर, मतलब कि एक बाइक वाला 1 लीटर डलवाता है, उसके ऊपर पर लीटर पर वो 80 रुपए दे रहा है गवर्नमेंट को टैक्स। जी, टैक्स दे रहा है। पेट्रोलियम अभी सब्सिडी मिली हुई है, सब्सिडी 100 मैं बता रहा हूँ 129 बिलियन रुपीज़ की है, जो IMF अभी आज डॉन बिजनेस में आया हुआ, आप खोल के देखिएगा कि ख़त्म करो उसे, क्योंकि वो शायद रिलीज ही ना करें। तो आगे IMF देगा पाकिस्तान को लोन? अभी तो शायद दे दे, लेकिन वो ये प्रेशर डाल सकते हैं, और अगर जंग नहीं बंद होती तो आप सोचें कि फिर सब्सिडी के बगैर, सब्सिडी के साथ अभी ये हाल है, अभी बाइक्स को सब्सिडी मिली हुई है, ट्रक्स को मिली हुई है, और डीजल पे वैसे लेवी नहीं है इस टाइम पे। तो फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है अगर ये जंग बंदी नहीं होती। अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो देखें, डिफ़ॉल्ट की लास्ट सिचुएशन बनी थी 2023 में, और 2023 में डॉलर 330 तक गया है, 2-3 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे रिजर्व्स आ चुके हुए थे। लेकिन ये डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि रेमिटेंसेस तब थी, जी, तब आपके एक्सपोर्ट्स चल रहे थे, बिल्कुल। अभी ये भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपके जो टोटल पैसा आ रहा है रुकी हुई है। हाँ जी, रेमिटेंस रुक सकती है ना, क्योंकि अगर जंग अगर नहीं रुकती, सीज फायर के बाद अगर जंग चलने लग जाती है, टॉक्स फेल होती हैं, तो आपके वर्कर्स कहाँ से पैसा भेजेंगे? बिल्कुल ऐसे, जहाँ वो काम करें वही जंग छिड़ गई है, ये तो न्यूट्रल होके भी हाल है हमारा। ये भी चांसेस है उनको वापस भेजना शुरू कर दे, वो वापस भेज देते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए क्या सिचुएशन है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि अगर तो वो पास कर देता है कंज्यूमर को कॉस्ट, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, अगर तो वो लेवी से बढ़ाता है, लोड शेडिंग बढ़ाता है, ठीक है, बिजली की प्राइस बढ़ाता है, तो फिर आवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, कोई तख्त ऐसा नहीं जो नहीं उल्टा। आप देख लें, हिस्ट्री है किसी मुल्क के अंदर, हसीना की जो अभी गवर्नमेंट में हुआ, पीछे हमारी हिस्ट्री पूरी भरी हुई है, चाहे जैसी मर्जी गवर्नमेंट हो, बिल्कुल ऐसी है। तो गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में, आई थिंक पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि ये जंग रुके, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं,
कि ये टॉक्स अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है इधर तो 20 साल के बाद कोई यूएस प्रेसिडेंट आएगा। ओके। 2006 में जॉर्ज बुश आया था और 2020 में ट्रंप गया था इंडिया। तो इस रीजन के अंदर मतलब ये जो खत्ता है, उसने बयान तो दे दिया कि पाकिस्तान आ रहा हूँ मैं, उसने कल दिया है। अब किस हद तक वो सच है ये तो हमें पता चलेगा वीकेंड पे, बट अगर वो आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फीट होगा पाकिस्तान और उसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा ये कि देखें डायरेक्ट 1-to-1 टॉक्स तो हुई नहीं है ईरान और इनकी इस लेवल की, 79 से नहीं हुई। अभी ईरानी जो मतलब वज़ीर ख़ारजा और भी जितने भी उनकी कबीना वो यही कह रही है कि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, अमेरिका पे नहीं करते, क्योंकि उसका हमें नहीं पता। और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि जंगबंदी हो जाए, और अगर होती है नहीं होती, लेकिन ट्रम्प का आने का फ़ायदा हमें होगा। ट्रंप का फ़ायदा आपकी पॉजिटिव इमेज आएगी काफ़ी ज़्यादा। फिर ट्रंप कह भी रहा है पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, तो दोनों साइड से बहुत। अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली ब्रोकर कर लेता है तो ये बड़ी हाई रिस्क गेम है। हाई रिस्क गेम है, हमारे लिए बहुत हाई रिस्क है, लेकिन हाई रिस्क के साथ क्या होता है, हाई रिटर्न। क्योंकि पाकिस्तान हर तरफ से बंधा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे आपको ईरान, सऊदी अरब पे, खलीजी मालिक पे वो हमले करते हुए नज़र आता है, और पाकिस्तान ने तो सारों के साथ बना के रखनी है। तो पाकिस्तान तब भी सेफ साइड खेल सकता है जब वो ये अमन मुआहदा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखें सऊदी का प्रेशर रहता है, उन्होंने आपको 2 बिलियन देनी है, एक तरह का बेल आउट किया। बिल्कुल, ठीक है, अब ऐसा उनके साथ मुआहदा भी आपका डिफेंस एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान कब तक ज़्यादा देर के लिए चुप रह सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरानियों के साथ भी एक ब्रदरली टाइज़ हैं, हिस्टोरिक टाइज़ हैं। जी जी, फिर IMF की वजह से अमेरिका का भी प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान हर तरफ से एक अभी उसको एक अपनी डिसीजन ऐसी लेनी है कि जिसमें उसके लिए बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि वो सीज़ फायर को करवाए, एक प्रॉपर जंग को रुकवा दे। सिर्फ सीज़ फायर नहीं बल्कि एक प्रॉपर पीस। लेकिन अमेरिका का जो मेन है वो ये है कि जो प्रोग्राम है उस पर जो ईरान है वो रुक जाए। देखिए ईरान के लिए और भी कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो उसको मतलब इसमें उसका फ़ायदा नज़र आता है, या वो अपनी शराइत रख सकता है इस मायदे में? देखिए ईरान को मेन है कि उनका नुकसानात जो हैं वो पूरे कैसे हो सकते हैं। एक है टोल पे भी इनको प्रॉब्लम है। आज ये जो इकट्ठे हो रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस और यूके, इंडिया भी शायद उनको ज्वाइन कर रहा है कि जी हॉर्मूज में हमें सेफ पैसेज होना चाहिए जो वहाँ से वेसल्स गुजरे ताकि हमें तेल आए। बिल्कुल, लेकिन ईरान के इंटरेस्ट में है कि उसको पैसे वापस मिले। वो $2 मिलियन टोल ले रहा है ये ऑयल शिप से, ऑयल टैंकर से, तो उसको पैसे वापस चाहिए। उसका बहुत नुकसान हो गया है। अमेरिका एक अमीर मुल्क है, और ईरान को वापस बिल्ड करना है। अपने ब्रिजेस टूट गए हैं, उनकी ऑयल फील्ड्स तबाह हुई हैं, वो कैसे होंगी? उसे रेपरेशंस कहते हैं, वो उनको चाहिए या तो अमेरिका उनके अकाउंट में डाल दे, या फिर फ्रोजन एसेट्स हैं जो उनको अनफ्रीज करे, उनको टोल लेने दे। तो ये तो उसको करना पड़ेगा, वरना एक कंट्री है जो तबाह हो रहा है वो उसको रीबिल्ड करना है। दूसरा वो ये भी अब कह रहे हैं, अभी मैंने बिल्कुल ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ थी यहाँ आने से पहले, कि वो कह रहे हैं कि जी सीज़ फायर कुछ नहीं होता लेबनान में। तो आपने देखा लास्ट भी यही हुआ कि वो उठ गए टेबल से 21 घंटे के बाद कि भाई इजराइल ये क्या आपने टोपी ड्रामा किया हुआ है वहाँ पर। आप उधर से एक प्रॉक्सी वॉर है, आपका ही प्रॉक्सी है, बिल्कुल, वो लेबनान को ऑक्यूपाई करी जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को जो है ना वो एक रिस्पाइट मिल जाए और लेबनान के अंदर से निकले इजराइल, और परमानेंटली निकले। और दूसरा जो है पॉसिबल है। देखिए मैं हर एक को ये कहता हूँ, मेरा भाई मुझसे अक्सर पूछता है कि ये वॉर किधर जाएगी। मैं कहा आपने इस वॉर का रिजल्ट देखना, आप नेतन्याहू को स्टडी कर लो, बस वही है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि कोई उसका दिल नहीं है रुकने का, वो रुकने का नहीं प्लान, क्योंकि देखें जैसे ही वो जो बयान देता है एकदम से चेंज हो जाता है। उनका वो एक बड़ा फेमस वो था टीवी मीडिया को, उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, उसने कहा ईरान, उसके बाद अगर कोई आता है उसने कहा पाकिस्तान। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अगर वो बाकियों के साथ लगा हुआ तो उसका अगला शिकार जाहिर से इनडायरेक्टली हम कह भी सकते हैं कि पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान होगा, देखें वो इंडिया के साथ क्योंकि बड़ा या शायद वो पाकिस्तान को मार दे रहा है, और वो मेरे ख्याल में एज अ मुआशी लिहाज से आपको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उसने मुआहदा किया है अभी, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने की है स्पेशल। उसने कहा है ब्रदर इन आर्म्स मोदी। तो जब कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड, इधर जंग लगी थी, मोदी साहब वहाँ पहुंचे हुए थे और वो काफ़ी तनकीद का शिकार भी हुए हैं इस पे। हाँ, तो उनका कॉमन एनिमी है पाकिस्तान। या आप कह सकते हैं कि क्योंकि दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन। अच्छा, अगर IMF नहीं देता हमें लोन तो जाहिर सी बात है मोदी के पीछे पड़ जाएगा। और इधर जो इंडिया का मास्टर प्लान है वो हमें क्या दिखाई देता है? देखिए इंडिया का तो मास्टर प्लान है कि अगर आप उनकी देखते हैं उनके एंकर्स को, या उनका आप मैप देखते हैं जो वो अपने मैप पॉलिटिकली डिस्प्ले करती है बीजेपी, वो है अखंड भारत, जिसके अंदर वो ये चाहते हैं, उनका मैप के अंदर पाकिस्तान जो है वो दिखा रहे होते हैं कि जी ये इंडिया का ही पार्ट है।
और वो कैसे होएगा? आपके वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी जंग लगी रहे, बलूचिस्तान में भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अफगानिस्तान में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। वो चाहते हैं हमारे ट्रूप्स बिल्कुल वो सारे जो है ना वो वेस्ट में इंगेज हो जाएं और ईस्ट जो है वो खाली हो जाए। तो और उसका एंड रिजल्ट क्या है कि वो चाहते हैं कि हम अटैक करें। मास्टर प्लान उनका ये है। लेकिन खैर उन्होंने लास्ट ईयर भी मास्टर प्लान ट्राई करके देख लिया था जी जी, और उनके 6 जहाज़ गिर गए थे। तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये उनको जवाब मिल गया है। ना लेबनान पे ये कब्ज़ा कर सके हैं, ना इंडिया का प्लान सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह, और ना ही ये जो है अमेरिका कर सका कुछ ईरान का। तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। लेकिन ऑब्वियसली फोर्सेस जो हैं वो सारी आपस में मिली हुई हैं, वो चाहती हैं कि ये हो, अमन मुआहिदा हो जाए। नहीं, वो तो नहीं चाहती, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं, पाकिस्तानी स्पेशली चाह रहे हैं कि हो जाए। इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है? पाकिस्तान का देखें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैंने आपको बताया कि उसको उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि ये अगर ये वॉर थोड़ी भी देर और चलती है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर, हालांकि गवर्नमेंट ट्राई करे भी, लेकिन अवाम को अपनी ज़रूरियात जब पूरी नहीं होती, कब तक नहीं रोक सकते। हाँ नहीं, वो जब आपकी अवाम की कमर टूटेगी तो वो सड़कों पे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब महंगाई आएगी, लोड शेडिंग होगी, तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती। नंबर्स जिस फेवर में नहीं है। आखिर में कोई ऑडियंस को सजेशन देना चाहिए, पैगाम देना चाहिए अपना? ऑडियंस को यही पैगाम है कि उम्मीद बांध के रखें और अल्लाह से दुआ करें बिल्कुल कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो है अल्लाह खैर करे। जी जी। और ये जो आगे आने वाले 1-2 दिन ना ये बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो यही दुआ करें कि ये अमन जो है पूरी दुनिया में कायम हो और अल्लाह मुस्लिम उम्मा को जो है वो कायम रखे। जी नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा हमज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई आपका सवाल रहता हो या कोई भी डिस्कशन ऐसी रहती हो जो हमसे मिस हो चुकी हो या आपके ज़हन में कोई सवाल आए, वो आप कमेंट में कर सकते हैं, फिर हम मज़ीद एक एपिसोड भी इस पर प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मिर्ज़ा हमज़ा साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।